एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज़ मनीषा और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि भाई किस तरीके से हमें इंडियन सोसाइटी का जो मॉड्यूल है स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी उसके बारे में पढ़ना क्या क्या है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओरिएंटेशन क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें सिलेबस में लिखी हुई हैं, क्या क्या उसके अंदर हमें चीज़ें और पढ़नी हैं और कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वाई डू वी वांट टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी फॉर द यूपीएससी। ऐसा क्या चीज़ है इसके अंदर जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है और ये क्या आगे जाकर जब आप सिलेक्ट हो जाओगे पेपर में तो उसके बाद आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। तो पहली बात तो वाई टू स्टडी द सोसाइटी मॉड्यूल। फर्स्ट इसका आंसर है आपके लिए टू डेवलप द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम। देखो, पर्सपेक्टिव दो तरीके के हो सकते हैं। नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो इंडियन सोसाइटी में सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे वो रिलीजन का कोई सिस्टम हो, चाहे कोई पेट्रियार्की है, चाहे फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन है। तो बहुत सारे सिस्टम्स ना इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो उसको लेकर आपकी कैसे पर्सपेक्टिव होने चाहिए, क्या वो नेगेटिव है वो चीज़। जैसे अगर हम बात करें कि इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अ गुड थिंग, बट अगर यही रिलीजियस डाइवर्सिटी कम्युनलिज्म में चेंज हो जाए तो दैट इज़ अ नेगेटिव कंसेप्ट। तो आपको ये देखना है कि इंडियन सोसाइटी में कौन सा पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है और कौन सा पर्सपेक्टिव नेगेटिव है। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को एनकरेज करने के लिए चीज़ें हमें करनी है और नेगेटिव को हल्का सा हमें डिस्करेज करना है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। सेकेंड है टू सेंसिटाइज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन द डिस्कोर्स ऑफ सोसाइटी। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप डीसी बन जाएंगे, आपने अपने एरिया में जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है तो वो किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जब तक आपको ये दिमाग में नहीं है कि भाई यहाँ पर चिल्ड्रन रहते हैं, यहाँ पर विमेन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस, फॉर एग्जांपल एससी एसटी, है ना। तो जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता है कि भाई सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है, तब तक स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो ही नहीं पाएगी। एक तो चीज़ होती है स्कीम को बनाना, एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। स्कीम्स तो बहुत है हमारे देश में, हर एक चीज़ के लिए हर एक अलग स्कीम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ दी लिमिटिंग। इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाती चीज़ों की, तभी चीज़ें सुधर नहीं पाती हैं। तो इस वजह से सोसाइटी का मॉड्यूल पढ़ने का बेसिक मकसद ये है कि आपके अंदर पर्सपेक्टिव जागे, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, और ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ आपने डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर का, के हितों का कैसे ध्यान में रखना है। एक तो इसलिए पढ़नी है। दूसरा है टू अप्लाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस। स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस आपने इम्प्लीमेंट करनी है ताकि रिजल्ट्स ओरिएंटेशन आपकी बहुत अच्छी हो। जो स्कीम का टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया, ना सिर्फ क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव बल्कि क्वालिटेटिव भी। एक तो टारगेट क्वांटिटेटिव होता है जिसमें आपने कि बोला कि हमें अब के बाद इस एरिया में स्कूल्स बनवाने हैं, 10 स्कूल बनवाने हैं, तो दैट इज़ अ टारगेट, क्वांटिटेटिव टारगेट, 10 स्कूल बना दिए। लेकिन जब आपने स्कूल्स में टीचर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर कर दिया, तब जाके हम मानेंगे कि भाई हाँ, आपने अच्छे तरीके से 10 स्कूल बनाए और उन स्कूल के बनने की वजह से सोसाइटी को बेनिफिट भी मिला, तभी तो फ़ायदा होगा स्कूल बनाने का। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को सोसाइटी का मॉड्यूल पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आफ्टर बिकमिंग द ब्यूरोक्रेट्स आपको ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है इन द रियल लाइफ, इसलिए तो हमें ये पढ़ना है। दूसरी चीज़ आती है व्हाट टू स्टडी। ये तो हो गया वाई टू स्टडी, पढ़ना भी तो क्या है इसके लिए ताकि ये सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। तो व्हाट टू स्टडी के लिए सिलेबस दिया हुआ है आपका बाय द यूपीएससी, विच इज़ रिटन इन द GS 1 पेपर। जनरल स्टडीज़ 1 पेपर में सोसाइटी का मॉड्यूल है जिसमें से हर साल कम से कम 6 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 20। 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 150 वर्ड्स के होते हैं विच आर 10 मार्कर, और 3 क्वेश्चंस होते हैं विच आर 250 वर्ड्स के विच आर 15 मार्कर। तो 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कितने साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, 2010 से 2020 तक के बीच में पूरे टाइम पर कम से कम 6 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक बात है। तो सिलेबस में बेसिकली लिखा क्या क्या गया है वही हमें पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में, लेकिन जो यूपीएससी पूछना चाह रहा है स्पेसिफिकली हमें वही पढ़ना है।
ठीक है, तो एक बार सिलेबस पे नजर मारते हैं। बेसिकली कहती क्या है GS1 की वो मॉड्यूल जिसमें सोसाइटी वाला पार्ट है। पहला है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं और उनको कैसे कैसे सोसाइटी की डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं विच आर एक्टिंग एज ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। तो ये पढ़ेंगे पहला। दूसरा है आपका डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में कितनी तरीके की डाइवर्सिटी है, क्या ये डाइवर्सिटी अच्छी है, क्या ये डाइवर्सिटी बुरी है, वो पढ़ेंगे इसमें। थर्ड है रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। विमेन का रोल क्या है पूरी सोसाइटी में, रिलीजन में क्या इंपॉर्टेंस है, रिलीजन में क्या रोल है, एजुकेशन में क्या रोल है, आपका कल्चर में क्या रोल है, इन सब चीज़ों में व्हाट आर द रोल्स ऑफ विमेन एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे डेवलप हुई हैं और उन्होंने कैसे सोसाइटी में विमेन की डेवलपमेंट के लिए काम भी बहुत तेज़ी तरीके से किया है, तो वो पढ़ेंगे इसमें। फोर्थ है आपका पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़। कितने टाइप की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है, पॉपुलेशन कम कैसे हो रही है, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, पॉपुलेशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के मेजर्स, कम्युनिटी के मेजर्स, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग करेंगे। फिफ्थ है आपका पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़। इंडिया में पॉवर्टी अगर है तो वो क्यों है, व्हाट आर द कॉजेज़ एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि पॉवर्टी की वजह से और चीज़ों पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट रुक गया है। एक तो ये पढ़ेंगे इसमें। फिर डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट की क्या ऐसे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेट इन इंडिया, तो इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज़। अर्बनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंसेप्ट है, उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या सोल्यूशन निकाल कर लेकर आए हैं, क्या गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, वो सब इसमें करेंगे। नेक्स्ट है सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपके पास एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी है कि यू कैन चेंज द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी। अगर आपके पास एम्पावरमेंट है, अगर आप एम्पावर्ड हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाएगी। जो डिफरेंट डिसीजंस हैं, बहुत अच्छे डिसीजंस हैं जिसको इम्प्लीमेंट करते वक्त सोसाइटी पर सभी पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ऐसे डिसीजन लेने के टाइम पर आपसे पूछा जाता है? अगर यस तो यू आर एम्पावर्ड, और अगर नहीं पूछा जाता तो यू आर नॉट एम्पावर्ड। तो एक तो आपने ध्यान रखना है सोशल एम्पावरमेंट का मतलब, फर्स्ट देयर इज द पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, सेकेंड यू हैव द सेंस ऑफ ऑटोनॉमी दैट यू कैन चेंज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप वो कर सकते हो, अगर ऑटोनॉमी है ये सब करने की, दैट मीन्स यू आर एम्पावर्ड, अदरवाइज यू आर नॉट। फिर आपका इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। देखो बहुत बड़ा टॉपिक दिख रहा है क्योंकि ये इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का हमें सब पर पढ़ना है। क्या फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ा है, क्या कास्ट सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ा है, क्या आपका एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़ा है, यूथ पर क्या इम्पैक्ट है, एडोलेसेंट्स पे क्या इम्पैक्ट है, ओल्ड एज पर क्या इम्पैक्ट है, कल्चर पर क्या इम्पैक्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी में सब कुछ ही आ गया आपका, मेल फीमेल कल्चर सब कुछ आ गया उसमें। फिर आपका कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म जब आप किसी भी रिलीजन को यूज़ करते हो फॉर द पॉलिटिकल नेचर, अगर आपने पॉलिटिक्स खेली है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट रिलीजन्स, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग द कॉम्युनलिज्म। तो ये कॉम्युनलिज्म के क्या कंसेप्ट हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, ये सब इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका रीजनलिज्म, जहाँ पर डिफरेंट रीजन के लोगों को ये लगता है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट हैं, और अगर हम लोगों को अपने डिफरेंट सेक्युलर इंटरेस्ट को अलग अलग ही रखना है, उनको अचीव करना है, उनको मतलब अचीव करना है, तो फिर हमें अलग ही रहना पड़ेगा। अगर हम इकट्ठे हुए तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, बाकी जो कम्युनिटी है वो सब कुछ ले जाएगी। तो ये एक दिमाग में फीलिंग रहना, दैट इज़ द रीजनलिज्म की फीलिंग। नेक्स्ट है आपका सेक्युलरिज्म, जहाँ पर देर आर डिफरेंट सेक्युलराइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जहाँ पर आपके सोसाइटी पर, आपके सोशल लाइफ पर, पॉलिटिकल लाइफ पर, इकोनॉमिक लाइफ पर रिलीजन का होल्ड जब बिल्कुल कम हो जाएगा, दैट मीन्स यू आर सेक्युलर इन नेचर।
अगर आपकी सोशल लाइफ पर, इकोनॉमिक लाइफ पर, पॉलिटिकल लाइफ पर रिलीजन का होल्ड कम से कम होगा, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग द सेक्युलर लाइफस्टाइल। तो कैसे सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देना है, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने ना ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें इस सिलेबस में लिखी हुई हैं। सिलेबस डिस्कस करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ें और अगर इनके रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ आपको मिलती है, कोई एक्ट आया है, कोई स्कीम निकाली गई है किसी डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रिगार्डिंग, ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई एक्ट आया है, कोई LGBT कम्युनिटी के लिए कोई नया एक्ट आया है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, तो फिर आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई किस तरीके से आपका वो जो टॉपिक है वो इन सभी टॉपिक्स में से किस में सबसे ज़्यादा फिट बैठेगा, और उसके हिसाब से आपने तैयार करना है। क्योंकि आपने जब भी GS 1 का आंसर लिखना है तब अपने दिमाग में ये रखना है कि आपको ज़्यादा फोकस सोशल पैरामीटर्स पर ज़्यादा करना है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पैरामीटर्स। पॉलिटिकल पैरामीटर्स पर ध्यान देंगे GS 2 में, इकोनॉमिकल पैरामीटर पर ध्यान देंगे GS 3 में। तो ठीक है, ध्यान देना है सभी पर, लेकिन जो मेजर फोकस होना चाहिए आपका, दैट शुड बी द सोशल सिस्टम, दैट शुड बी सोशल पैरामीटर्स। तो उसके हिसाब से आपने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, ताकि न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ आए तो आपको पता हो कि ये वाला टॉपिक इस सिलेबस के इस टर्म पर फिट बैठता है। क्योंकि पेपर आएगा करंट अफेयर्स में से, है ना, करंट अफेयर्स में पेपर आएगा, ये तो सबको ही पता है, लेकिन करंट अफेयर को आपको किस तरीके से स्टैटिक्स से जोड़ना है, उसको जोड़कर पढ़ना है, दैट इज़ द टास्क। वही काम करने वाली चीज़ है और उसी काम के लिए मैं हूँ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता सकती हूँ कि भाई किस तरीके से आपको टॉपिक पढ़ना है स्टैटिक वाइज, और किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर के साथ अटैच करके पढ़ना है चीज़ों को। तो ये आपने सिलेबस की लाइनों को रट्टा मार लेना है, ताकि कोई भी चीज़ कभी भी दिखे तो फिर आपको पता लग जाए कि भाई कौन से टॉपिक से ये टॉपिक रिलेटेड है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको बार बार याद रखेंगे। जब भी सोसाइटी का लेक्चर आप देखेंगे उससे पहले आपने कम से कम एक बार सिलेबस को देखना ही देखना है। ठीक है, और ये सिर्फ सोसाइटी मॉड्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर मॉड्यूल के लिए एप्लीकेबल है। जब आप इकोनॉमी कर रहे हो तो आप देखो कि भी GS 3 में इकोनॉमी के रिलेटेड कौन से टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप देखो कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं, तभी तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे ना। ऐसे तो सब कुछ न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट होता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है न्यूज़पेपर में पता तभी लगेगा जब आपने उस टॉपिक को किसी सिलेबस की टर्म के साथ जोड़ा हुआ है। फेयर इनफ, क्लियर है इतनी चीज़। तो ये तो है सिलेबस। अगर हम देखें कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी सिलेबस को टैकल करने के लिए, कितनी क्लासेस में हम लोग इसको कवर करेंगे, क्या क्या इसमें कवर करेंगे, तो वो सारा एक बार हम लोग लेक्चर प्लान देख लेते हैं, ताकि फर्स्ट क्लास से ही आपको पता हो कि भाई हम आगे करने क्या जा रहे हैं। तो आज हम बेसिक डेफिनेशन थोड़ा सा देखेंगे कि भाई क्या सोसाइटी के मॉड्यूल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका मतलब क्या है, और अल्टीमेटली व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव, कि इसको पढ़ना क्यों है और इसमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी हम पढ़ रहे हैं बेसिकली अभी। तो पहला टॉपिक हमारा जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपको ध्यान में रखना है सोसाइटी का, खास करके इंडियन सोसाइटी के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो हर सोसाइटी में नहीं मिलते। अमेरिकन सोसाइटी में देयर वुड बी डिफरेंट सेलिएंट फीचर्स, यूरोपियन सोसाइटी में अलग होंगे। तो इंडियन सोसाइटी के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में है आपका डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में, तो हमें इसमें ये देखना है कि भाई इंडिया में डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी एंड वाइस वर्सा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि भाई डाइवर्सिटी इंडिया में है, पता लग गया हमें, लेकिन इस डाइवर्सिटी के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या ये पॉजिटिव है इंडिया के लिए, क्या पूरे इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है ये, तो ये पढ़ेंगे इसमें। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़ अ सेलिएंट फीचर। और अगर कोई लॉ, कोई भी एक्ट या कोई भी स्कीम इस तरीके से आता है कि इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी को ये कम करने की कोशिश करे अगर, तो इसका मतलब सोसाइटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, विच विल नॉट बी द बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म। ठीक बात है। तो डाइवर्सिटी को मेंटेन करना इज़ दी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसी की वजह से इंडियन सोसाइटी जो है आगे आगे ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है। एक तो ये पढ़ेंगे इसमें। दूसरा सेल्फ फीचर है इंडिया का कास्ट सिस्टम। इंडिया में कास्ट सिस्टम है, सबको पता है। देयर आर 4 हायरार्कीज। अगर हम देखें तो दिस इज द 4 हायरार्की, जिसमें बिल्कुल नीचे हैं आपके शूद्राज, फिर हैं आपके वैश्याज, फिर क्षत्रियाज और ऊपर सबसे हैं ब्राह्मणाज।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हायरार्की है कास्ट सिस्टम में। इंडिया में चाहे मैरिज की कोई बात हो, इंडिया में चाहे कोई नॉर्मल डिस्कशन हो, कहीं आप चबूतरे पर बैठे हैं तो फिर सबसे पहली जो डिस्कशन है दैट इज़ ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम बेसिकली इंडिया में है तो वो क्यों है, क्या इसके हिस्टोरिकल बेसिस हैं, कैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ, और क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में कास्ट सिस्टम अपना रेलेवेंस खोता चला जा रहा है, कि क्या पॉलिटिकल एरिया में अब कास्ट सिस्टम की बेसिस पर वोट मांगे जाते हैं कि नहीं मांगे जाते हैं, अगर मांगे जाते हैं तो क्यों अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर वो प्रैक्टिस ही खत्म हो गई है तो क्या ऐसे रीजंस रहे पीछे जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस खत्म हो गई। एक तो ये, दूसरा आपका सोशल एरियाज में, सोशल स्फीयर में क्या अभी भी इंटर डाइनिंग अवेलेबल है, आपस में सभी डिफरेंट कास्ट के लोग आपस में साथ बैठे खाना खाते हैं क्या, तो अगर खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खाते हैं तो अभी भी ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों ने डिफरेंट कास्ट को बहुत अच्छे तरीके से अपना नहीं लिया है, तो क्या ऐसे रीजंस हैं। दूसरे सोशल स्फेयर में मैरिज की अगर हम बात करें, अभी भी इंडिया में ओनली 1% मैरिजेस आर इंटरकास्ट मैरिजेस, तो जब तक डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट्स में मैरिजेस नहीं होंगी तो फिर अल्टीमेटली इंडिया में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे पास एक एविडेंस है। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे बेसिकली कैसे कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, कैसे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट है, कैसे कास्ट सिस्टम ने अपना रेलेवेंस खो दिया है, क्या अभी भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है, और अल्टीमेटली इसका एवोल्यूशन आगे कैसे कैसे होगा। अभी तो जो सिस्टम है वो है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आगे आने वाले डिकेड्स में या फिर आगे आने वाले 20 या 30 सालों में किस तरीके से सिस्टम जो है अपने आप को अडाप्ट करेगा, और बाकी सब के लिए ये किस तरीके से अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा, तो वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा सेकंड फीचर है इंडियन सोसाइटी का जॉइंट फैमिली। अभी भी इंडिया में जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे ये जो जॉइंट फैमिली कंसेप्ट है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द न्यूक्लियर फैमिलीज, ये सबको पता है। लेकिन कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती हो या फिर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज एग्जिस्ट करती हो। देयर आर डिफरेंट रीजंस कि भाई किस रीजन में, किस एरिया में जॉइंट फैमिलीज होंगी, किस कास्ट में जॉइंट फैमिलीज होंगी, किस रिलीजन में जॉइंट फैमिलीज होंगी, या फिर किस एरिया में जहाँ पर पॉवर्टी रेट ज़्यादा है क्या वहाँ पर जॉइंट फैमिलीज हैं, और अगर जॉइंट फैमिलीज वहाँ पर अगर हैं तो फिर ऐसे क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से जॉइंट फैमिलीज आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द न्यूक्लियर फैमिलीज, और ऐसे ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू द जॉइंट फैमिली अगेन। तो ये विशेष साइकिल है बेसिकली, कभी भी ऐसा नहीं होगी जॉइंट फैमिली हमेशा के लिए एग्जिस्ट कर रही है और सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली हमेशा के लिए एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देयर आर डिफरेंट साइकिल्स, जॉइंट फैमिली विल कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज विल कन्वर्ट इनटू जॉइंट फैमिलीज। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, रीजंस आपके इकोनॉमिकल हो सकते हैं, रीजंस आपके पॉलिटिकल हो सकते हैं, रीजंस आपके इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो एक्सेट्रा रीजंस हैं, हम देखेंगे जब जॉइंट फैमिलीज का टॉपिक हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो बस एक हल्का सा झलक है कि भाई हम आगे क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका पेट्रियार्की। इंडियन सोसाइटी से पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये तो पत्थर की लकीर है, इसमें कोई मना करने वाली बात नहीं है। पेट्रियार्की इज बेसिकली सिस्टम जहाँ पर जो विमेन है दैट इज एक्सप्लॉइटेड एंड ऑप्रेस्ड। हमने ये नहीं कहा है कि शी इज एक्सप्लॉइटेड या ऑप्रेस्ड बाय मेन, ये ऐसा हम लोगों ने नहीं कहा है, लेकिन इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पर विमेन ऑफ सोसाइटी इज एक्सप्लॉइटेड एंड ऑप्रेस्ड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। पेट्रियार्की का मतलब ये भी होता है कि जो फीमेल है वही आगे जाकर पेट्रियार्की को और ज़्यादा इनकरेज करती है। देयर आर डिफरेंट रीजंस। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे इसमें कि क्या पेट्रियार्की सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं, और क्या क्या चीज़ें आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई पेट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स उठाए हैं, और वो मेजर्स सिर्फ तभी एप्लीकेबल होंगे, तभी सक्सेसफुल होंगे जब कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी उन लॉज को। ठीक बात है, तो पेट्रियार्की देखेंगे। सेकेंड है, फिफ्थ है आपका सेकुलरिज्म इन दी मल्टी कल्चरल सोसाइटी। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सेकुलरिज्म।
अगर हम नॉर्मली इंडियन मल्टीकल्चर सोसाइटी की बात करें तो डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। तो अभी भी बहुत हार्मोनियस बैलेंस बना हुआ है पूरी इंडिया में। अगर 2-3 इंसिडेंट्स को अगर हम छोड़ दें कि वहाँ पर राइट्स होते हैं या फिर लड़ाइयाँ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो उनको अगर हम छोड़ दें तो फिर 90% जो इंडिया में बैलेंस है दैट इज़ हार्मोनियस इन नेचर। सभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं और सभी साथ में मिलकर अच्छे से ही रहते हैं। तो दैट इज़ दी सेकुलरिज्म इन दी मल्टीकल्चरल सोसाइटी, और ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और ये सिस्टम अभी रिसेंटली कैसे इवॉल्व कर रहा है और कैसे चेंज कर रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस, और जब ये चेंज कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ऑन द इंडिविजुअल्स, ऑन द सोसाइटी, ऑन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम, तो वो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एग्रेरियन नेचर ऑफ सोसाइटी। अभी भी जो सोसाइटी है इंडिया की दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एग्रेरियन इन नेचर। अभी भी जो अभी सोसाइटी है, क्योंकि अगर हम देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर इंडिपेंडेंस की थोड़ा सा पहले तो इंडिया में विलेजेस बहुत ज़्यादा थे, सिटीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, विलेजेस थे। और अभी भी जो भी लोग अर्बन एरियाज़ में गए फ्रॉम द रूरल एरियाज़, खास करके एग्रेरियन नेचर के उनकी थिंकिंग थी, माइंडसेट था, और वही जो थिंकिंग है विलेज थिंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वही जाकर अर्बन एरियाज़ में भी डेवलप हो गई, क्योंकि वही तो लोग हैं जो बेसिकली चीज़ों को एनकरेज कर रहे हैं। तो वही किस तरीके से इंडिया का अग्रेरियन नेचर इंडियन सोसाइटी को डेवलप कर रहा है और किस तरीके से उसको डेवलप करने में डिस्करेज कर रहा है, तो वो देखेंगे डिटेल में। तो ये है आपका सीरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपका डाइवर्सिटी, जॉइंट फैमिली, कास्ट सिस्टम, पेट्रियार्की, सेकुलरिज्म, अग्रेरियन नेचर ऑफ सोसाइटी, अलग अलग करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज़ दी वर्क ऑफ 3 days। तो 3 क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरी तरफ से, PDF मिल जाएगा हर वीडियो के बाद, और PPT से तो मैं थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए कर रही हूँ कि भाई चीज़ें डिटेल में डिस्कस हो जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक था आपका डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी है, सबको पता है। इंडिया में डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। इंडिया में कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंडिया में किस तरीके से लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म आया है। देयर इज़ अ टर्म इम्पॉर्टेंट है, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, जहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज के बेसिस पर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। कैसे, किस तरीके से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि भाई इस रीजन की ये लैंग्वेज है तो ये अलग स्टेट होगा, इस स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज है तो फिर ये अलग से इसको डिफरेंट स्टेट बना दो। तो कैसे वो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कैसे इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है इट इज़ अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन और इट इज़ नॉट अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन। दोनों चीज़ें हमें लोगों को करनी है कि भाई हाउ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज़ अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन एंड हाउ इट इज़ नॉट अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन। दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, एक तो ये डाइवर्सिटी है, दूसरी है आपकी रेशियल डाइवर्सिटी, जहाँ पर डिफरेंट रेसेस के लोग रहते हैं। रेसेस बेसिकली क्या है, जिसमें कल्चर मे नॉट बी द सेम, लेकिन आपके फिजिकल फीचर्स ऐसे हैं कि आप डिफरेंट सेम रेस से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल नेग्रिटोज इज़ अ काइंड ऑफ रेस, है ना, आपका मंगोलॉइड्स इज़ अ काइंड ऑफ रेस। तो कल्चर में भी डिफरेंट, बट आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो एंसेंडेंट्स हैं, वो बेसिकली सेम है, बट आपका कल्चर डिफरेंट हो सकता है। तो डिफरेंट रेसेस हैं इंडिया में भी, अलग अलग एरियाज़ में। चाहे वो ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो उनमें भी डिफरेंट रेसेस पाई जाती हैं। कई ट्राइबल एरियाज़ आपके नेग्रिटोज हैं, है ना, जिनका जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं, उनके जैसे फिजिकल फीचर्स होते हैं, नाक की लंबाई, आँखों की शेप। तो ये सब चीज़ें जो है आपके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आपकी रेसेस को डिफाइन किया जाता है। तो हाउ द रेशियल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन इंडिया, डिफरेंट रेसेस कौन कौन सी हैं इंडिया में, और हाउ द रेशियल डाइवर्सिटी अगेन इज़ अ थ्रेट टू द नेशनल हार्मनी और हाउ इट इज़ नॉट अ थ्रेट टू द नेशनल हार्मनी। ठीक बात है। नेक्स्ट आपका रिलीजियस डाइवर्सिटी, डिफरेंट रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, आपके ज़ोरास्ट्रियनिज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। जब ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, अगर तो जो बैलेंस है वो हारमोनियस है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल सिर्फ रिलीजन को आधार बनाता है टू हैव द पॉलिटिक्स, टू प्ले द पॉलिटिक्स,
इसका मतलब वो रिलीजियस डाइवर्सिटी का सम्मान ना करते हुए ही और शी इज प्रैक्टिसिंग द कम्युनलिज्म प्रैक्टिस। ठीक है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव पर्सपेक्टिव हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी किस तरीके से हेल्पफुल है इंडिया में, कैसे बैलेंस बना हुआ है, और किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन के लोग अगर हार्मोनियस बैलेंस में नहीं है तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल आपका रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, विच इज अ काइंड ऑफ वेरी वायलेंट ऑफशूट ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में तो बेसिकली आप पॉलिटिक्स खेलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वोट्स गार्नर करने के लिए या फिर लोगों को डिवाइड करने के लिए, दैट इज अ डिफरेंट प्रैक्टिस। लेकिन अगर कम्युनलिज्म करते करते वायलेंस क्रिएट हो गई है, या फिर आपने स्पेसिफिकली बोला है कि हमारा रिलीजन ही सबसे बेस्ट है, आपका रिलीजन सबसे बेकार है, तो उस टाइम पे जो प्रैक्टिस है दैट इज काइंड ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जहाँ पर ट्रेडिशनल नेचर ऑफ रिलीजन को हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि भाई अपने ही रिलीजन को सबसे सुपीरियर मानते हैं और बाकी रिलीजन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो हाउ इट इज़ अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन, इट इज़ अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन फॉर श्योर। ऐसा नहीं आएगा कभी भी कि बताओ कि वाई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज नॉट अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान में रखना है। फिर इंडिया में रिलीजन भी डिफरेंट है, ये तो हमें पता ही है। साथ में इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के साथ साथ डिफरेंट सेक्ट हैं, डिफरेंट कल्ट है। सेक्ट बेसिकली जो किसी भी एक रिलीजन से निकला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस टाइम मिडिवल टाइम्स में जब ब्राह्मणिज्म में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैल गई थी, बहुत ज़्यादा हायरार्की थी, लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते थे, तब जाके फिर सिखिज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म आया था। तो बेसिकली सिखिज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म आर दी सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, जहाँ पर ऐसे लोग जो अपनी पोजीशन से खुश नहीं थे, उन लोगों ने अपना डिफरेंट रिलीजन बना लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्ट। थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद जो सेक्ट होता है दैट बिकम्स अ डिफरेंट रिलीजन ऑल टुगेदर। तो क्योंकि ये बन ही गया है, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, आपका सिखिज्म इज अ डिफरेंट रिलीजन नाउ, तो वो सेक्ट होते हैं। दूसरा तो आपके कल्ट फॉर एग्जांपल बाबा राम रहीम, ओशो, निर्मल बाबा, राधे माँ, तो ये सब क्या है, आपके कल्ट है, जिसमें काफ़ी लोगों की जो श्रद्धा होती है, लोगों का जो विश्वास होता है वो डेवलप कर जाता है। तो ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन तो है ही है, साथ में डिफरेंट सेक्ट भी हैं, डिफरेंट कल्ट्स भी हैं, और अलग अलग लोग वैसे भी हैं जो इन सभी चीज़ों को किस तरीके से मानते भी हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे। फिर है आपका रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी बेसिकली डिफरेंट एरियाज़ में कैसी कैसी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। जो डिफरेंट जो कल्चर ऑफ हरियाणा है दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर ऑफ पंजाब, कल्चर ऑफ पंजाब वुड बी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, कल्चर ऑफ महाराष्ट्र वुड बी डिफरेंट फ्रॉम कल्चर ऑफ नागालैंड। तो ये डिफरेंट रीजनल डाइवर्सिटी है कि भाई अलग अलग रीजन में अलग रिलीजन है, अलग कास्ट है, अलग आपका कल्चरल सिस्टम्स हैं, अलग आपकी पेट्रियार्की है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेट्रियार्की पंजाब में होगी वैसी पेट्रियार्की मे नॉट बी एग्जिस्टेड इन द महाराष्ट्र रीजन। पेट्रियार्की होगी लेकिन मे बी डिफरेंट टाइप्स की हो, है ना। तो डिफरेंट कल्चर जो होता है अलग अलग रीजन के हिसाब से वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, और वाई रीजनल डाइवर्सिटी इज नॉट अ थ्रेट और इज अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन। दोनों के ही आंसर हम लोगों को लिखने हैं। ठीक बात है। फिर आपकी एथनिसिटी डाइवर्सिटी। एथनिसिटी और रेशियल डाइवर्सिटी में हल्का सा डिफरेंस इतना होता है, रेशियल डाइवर्सिटी में डिफरेंट रेसेस के लोगों का जो कल्चर है दैट मे नॉट बी द सिमिलर। फिजिकल फीचर सेम है बट कल्चर सेम नहीं है, क्योंकि अलग अलग एरियाज में रहते हैं। तो जैसे एरियाज में रहते हैं वैसे कल्चर डेवलप हो जाता है वो तो। लेकिन एथनिसिटी का बेसिकली मतलब है जहाँ पर आपका सेम एंसेस्टर है, सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, और उसके बेसिस पर अगर आप अपने आप को एक अलग से आइडेंटिटी मानते हो, अलग से आपकी एथनिक आइडेंटिटी है, और अगर आपको लगता है कि आपके ही इस एरिया के लोगों को, आपके ही एथनिक डाइवर्सिटी के लोगों को रिसोर्सेज ढंग से अवेलेबल नहीं है, देन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द एथनो नेशनलिज्म। दिस इज कॉल्ड द एथनो नेशनलिज्म, जहाँ पर आप नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए यू विल हैव मोर बेनिफिट्स ऑफ द एथनिक इंटरेस्ट्स। आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, नेशनलिज्म के बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है, तो डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहे हैं, जब डिफरेंट रिसोर्सेज की उनको अप्रोच नहीं मिल पा रही है, एप्लीकेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली दे डेवलप अ सेंस, दे डेवलप अ आइडेंटिटी, जिसकी वजह से दे प्रैक्टिस द एथनो नेशनलिज्म।
ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में 2 क्लासेस में। ठीक है, क्लासेस की ड्यूरेशन में भी 1.5 आवर और 2 आवर्स हो सकती है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक की कवरेज। आई ट्राई कि हर टॉपिक में जितनी भी कवरेज हो सके वो मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। लेकिन आप लोगों के लिए बेसिकली काम ये है कि जैसे हम लोगों ने अभी सिलेबस की टर्म्स डिस्कस करी हैं, तो आपने न्यूज़पेपर जब पढ़ना है तो फिर आपने टॉपिक्स को देखना है, और जब आप नोट्स बना रहे होगे इसके या फिर कोई भी कॉपी में लिख रहे होगे, तो फिर साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ देना हर पेज पर, ताकि कोई भी टॉपिक जब आए नया सा रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आपके पास करंट मटेरियल भी साथ में ही अटैच्ड हो, तो आपकी स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, अगर ये पेज है तो इस पेज के सिर्फ 75% हिस्से पर ही आपने लिखना है जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, और जो बाकी 25% हिस्सा बच गया है उसको आपने ब्लैंक छोड़ना है। उसमें आपने जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आपने लिखना है, और साथ में आपने देखना है कोई टॉपिक के रिगार्डिंग कोई करंट में तो कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो फिर वो आपने यहाँ पर अटैच कर देनी है, लिख लेनी है अपने हाथों से, तो आपका स्टैटिक प्लस करंट दोनों ही इंश्योर हो जाएगा, तो रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मीनिंग कि भाई डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल की जो मूवमेंट है अक्रॉस द नेशंस वो इंश्योर की जा रही है। अमेरिकन कल्चर का एक्सेस है हमारे पास, अमेरिकन लोग इंडिया में आ जा सकते हैं, इंडिया के भी लोग अमेरिका में आ जा सकते हैं, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स आए हैं, तो उन सब की वजह से इंडिया की सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और क्या वो इम्पैक्ट पॉजिटिव है और क्या वो इम्पैक्ट नेगेटिव है। मतलब अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं उनमें क्या चेंज आया है, कि क्या वो पॉजिटिव तरीके से चेंज हुई हैं, क्या वो नेगेटिव तरीके से चेंज हुई हैं। तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो इंस्टीट्यूशंस आते हैं और दूसरा आता है आपका सेक्शंस। इंस्टीट्यूशंस में आपके आएंगे कास्ट सिस्टम, आपका रिलीजन, आपका एजुकेशन, आपका फैमिली, तो ये सब चीज़ें आएंगी आपकी इंस्टीट्यूशंस में। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली हमारे, ये रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, पेट्रियार्की एज एन इंस्टीट्यूशन। तो उन सब चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा ऑन दी सेक्शंस फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, यूथ, ओल्ड एज, विमेन, मेन, तो इन सब के अलग अलग जो आपके बेसिक सेक्शंस हैं, SC, ST, वल्नरेबल सेक्शंस, इन सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है आफ्टर द कमिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वो सब इसमें डिस्कस करेंगे कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जिसमें सेक्शंस आएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑन कल्चर, हाउ द कल्चर इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द ग्लोबलाइजेशन। क्या कल्चर हमारा होमोजेनाइजेशन की तरफ जा रहा है। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर आपका जो कल्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आपने डिफरेंट कल्चर्स को आपस में अपने में असिमुलेट कर लिया है। फॉर एग्जांपल इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट कभी भी नहीं था, लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से लिव इन का कंसेप्ट अगर इंडिया में आता है तो इसका मतलब वेस्टर्न कल्चर इज बिकमिंग सिमिलर टू द इंडियन कल्चर, या फिर वाइस वर्सा, इफ इंडियन कल्चर इज बिकमिंग सिमिलर टू द वेस्टर्न कल्चर, इसका मतलब होमोजेनाइजेशन है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहा अब। तो इट कैन बी पॉसिबल कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंडिया का जो खुद का कल्चर है दैट मे गेट लॉस्ट इन दी आइज ऑफ वेस्टर्न कल्चर्स। तो हम लोग अपने कल्चर की बजाय उनका कल्चर ज़्यादा सीख रहे हैं, उनका ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो होमोजेनाइजेशन हो सकती है। दूसरा आपका हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दी कल्चर। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कल्चर भी सलामत रखा है और साथ में आपने और कल्चर्स का भी असिमुलेट किया है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रिमिक्सिंग ऑफ द न्यू म्यूज़िक, नए नए सिनेमाज, बॉलीवुड की मूवीज़ हॉलीवुड में देखी जा रही हैं, है ना, हॉलीवुड की मूवीज़ बॉलीवुड में देखी जा रही हैं, पूरी मतलब फैली हुई हैं हर जगह पर। तो फिर ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है जहाँ पर दोनों ही कल्चर के बीच में एक कल्चर डोमिनेट नहीं किया है, दोनों की ही मिक्सिंग की वजह से एक नया कल्चर डेवलप हुआ है जिसमें कुछ वैल्यूज़ आपकी खुद के कल्चर की हैं और कुछ वैल्यूज़ आपके डिफरेंट वेस्टर्न कल्चर की हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तीसरा कैन बी द रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर। थर्ड इज द रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल योगा डे,
इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडिया का ट्रेडिशनल कल्चर जिसको हम लोगों ने रिवाइव किया आफ्टर दी ग्लोबलाइजेशन। हम लोगों ने जो आयुष मेथड है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो आयुष मिनिस्ट्री भी है हमारी, तो उन सिस्टम्स को हम लोगों ने दोबारा से डेवलप किया, दोबारा से लोगों तक पहुंचाने के लिए नई नई स्कीम्स लेकर आए। तो ये डिफरेंट काम हम लोगों ने किए। दैट इज़ अगेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपका कल्चर होमोजेनाइज भी हो सकता है, हाइब्रिडाइज भी हो सकता है और आपका रिवाइव भी हो सकता है। हमारा काम ये है देखना कि भाई कौन सा कल्चर होमोजेनाइज्ड हुआ है, कौन सा कल्चर हाइब्रिडाइज्ड हो गया और कौन सा कल्चर रिवाइव कर गया। डिटेल में इसको फिर हम लोग तब जब टॉपिक करेंगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने रखा है एक दिन में ये टॉपिक हमारा आसानी से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर होगा कि भाई हम आगे पढ़ेंगे क्या हर एक टॉपिक के अनुसार। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जेंडर, कि किस तरीके से एक जेंडर का कंसेप्ट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो कैसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है। फॉर एग्जांपल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग फॉर फीमेल, कि भाई उनको घर का काम ही ज़्यादा करना आना चाहिए, बाहर जाकर काम करेंगी भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन केस ऑफ फीमेल। और सिर्फ फीमेल के केस में नहीं है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मेल के केस में भी है कि उनको थोड़ा सा मतलब मस्कुलर होना है, थोड़ा सा रोना नहीं है, उनको ब्रेड अर्नर ही बनना है। अगर वो नहीं भी चाहें काम करना तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रहती है कि भाई आप तो मेल हो, आपको तो कमाना ही चाहिए, यू शुड बी सेटल्ड बाय 30 ईयर्स ऑफ योर एज। तो ये कुछ डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स हैं जो डिफरेंट जेंडर के साथ में अटैच्ड हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जेंडर। फिर आपका पेट्रियार्की विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, फैमिली में पेट्रियार्की कैसे एग्जिस्ट करती है, रिलीजन में पेट्रियार्की कैसे एग्जिस्ट करती है, एजुकेशन में, नॉलेज सिस्टम में किस तरीके से पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है और किस तरीके से पॉलिटिकल स्फेयर में पेट्रियार्की एग्जिस्ट कर रही है, और उन सबको हटाने का, रिमूव करने का, इरेडिकेट करने का क्या तरीका है, तो वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका पेट्रियार्की विज़ वर्क। पेट्रियार्की विज़ वर्क का मतलब है एग्रेरियन, जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है हमारी, प्राइमरी सेक्टर ऑफ वर्क, उसमें किस तरीके से पेट्रियार्की एग्जिस्ट कर रही है। जो आपकी इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्टर है वहाँ पर पेट्रियार्की कैसे है, और जो आपका सर्विस सेक्टर है उसमें पेट्रियार्की किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या ऐसे रीजंस रहे, क्या ऐसे कॉजेज रहे कि वो पेट्रियार्की उसमें नहीं रही। तो वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वर्क वाले सेक्शन में। फिर हम करेंगे से वायलेंस अगेंस्ट विमेन। वायलेंस अगेंस्ट विमेन, वायलेंस इन दी पब्लिक प्लेसेस, बसेज, रोड्स, रेलवेज, है ना, तो ये वायलेंस एट द पब्लिक प्लेसेस। दूसरा वायलेंस एट द वर्क प्लेस, जहाँ पर वो काम कर रही है फीमेल, वहाँ पर किस तरीके से वायलेंस झेलना पड़ रहा है उसको, किस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट भी झेलना पड़ रहा है, क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स उठाए हैं उसको रोकने के लिए, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। और तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो हम भूल ही गए, डोमेस्टिक वायलेंस भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से विमेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी एज अ होल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कोई भी अगर एक्टिविटी आपकी सोसाइटी में अगर हो रही है ना, तो उसकी तो शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ही होंगे, दूसरा आपका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस भी होंगे अगर वो एक्टिविटी बहुत बड़े एरिया में प्रैक्टिस की जा रही है। तो वायलेंस एट द पब्लिक प्लेस, वायलेंस एट द वर्क प्लेस, वायलेंस एट होम, डोमेस्टिक वायलेंस, और डाउरी का भी इसमें फोर्थ हम लिखें क्योंकि वायलेंस से ही रिलेटेड है वो बेसिकली, क्योंकि अगर डाउरी की डिमांड फुलफिल नहीं करते हैं तो फीमेल इज ऑलवेज प्रोन टू द वायलेंस। तो ये डिस्कस करेंगे इसमें। फिर आपके विमेंस मूवमेंट, विमेंस ने मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया अपने हकों को पाने के लिए। 1857 के बाद, 1857 से पहले किस तरीके से मूवमेंट चलते थे एजुकेशन लेने के लिए, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो ये सब विमेंस के मूवमेंट में ही काउंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विमेन के राइट्स की ही बात की जा रही है कि भी उनको एजुकेशन में राइट्स मिले, उनको बाहर काम करने के लिए राइट्स मिले, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। फिर आफ्टर 1857 से लेकर 47 तक आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल चला, उसमें विमेन ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया अपने हकों को पाने के लिए। और फिर लास्ट में देखेंगे 1947 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया किस तरीके से विमेन्स मूवमेंट का जो पूरा कैरेक्टर है, पूरा जो मतलब पूरा सब कुछ ही चेंज हो गया उसका,
किस तरीके से मूवमेंट पहले था और अब मूवमेंट की भाषा ही चेंज हो गई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे स्टेजेस में, बिफोर फ्रीडम स्ट्रगल, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आपके डिफरेंट एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, देखो जितने भी हम बात करेंगे, डाउरी प्रोहिबिट करनी है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, तो डाउरी को लेकर किस तरीके के लॉज गवर्नमेंट लेकर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वायलेंस के रिगार्डिंग, क्या जो एक्ट बना था उसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग। जैसे शी एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, पॉश एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो एक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें क्या नए अमेंडमेंट लेकर आए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या उसमें लकूनाज हैं, उन लकूनाज को फिल करने के लिए सरकार और क्या क्या काम कर रही है। तो डिफरेंट एक्ट्स जो भी होंगे, चाहे वायलेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे पेट्रियार्की के रिगार्डिंग हो, चाहे वो सरोगेसी के रिगार्डिंग हो, वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हर एक एक्ट के प्रोविजंस करेंगे, उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देखेंगे भी, अगर ये एक्ट ढंग से इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर क्या पॉजिटिव चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगी, और साथ में कि भाई क्या नेगेटिव लकूनाज ऐसे हैं जिन चीज़ों को इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है, और अगर आपको ये ढंग से इम्प्लीमेंट करना है तो फिर इन लकूनाज को, इन लिमिटेशंस को आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप जो चाह रहे हो वो बेसिकली चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग हर एक एक्ट के बारे में करेंगे। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं आपके जो हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक बात है। नेक्स्ट है आपका सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, ये इकट्ठे ही लिखे हुए हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म एंड मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म। तीनों का मतलब क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें सेकुलरिज्म जहाँ पर आपकी सोशल लाइफ पर, पॉलिटिकल लाइफ पर, इंडिविजुअल की खुद की पर्सनैलिटी पर रिलीजन का होल्ड कम से कम रहे, दैट इज द सेकुलराइजेशन ऑफ योर लाइफ। कम्युनलिज्म व्हेन यू प्रैक्टिस द पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट यू आर प्रैक्टिसिंग द कम्युनलिज्म। और रीजनलिज्म जहाँ पर डिफरेंट रीजन के लोगों को ये लगता है कि दे आर हैविंग द डिफरेंट सेकुलर इंटरेस्ट, और अगर सभी इंटरेस्ट को आपको अचीव करना है तो फिर आपको अलग अलग ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इकट्ठे रहोगे तो फिर दोनों का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब दिस इज द मीनिंग। व्हाट आर द टाइप ऑफ कम्युनलिज्म, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म, व्हाट आर द टाइप ऑफ सेकुलरिज्म, तो मीनिंग्स टाइप्स करेंगे इसमें। फिर आपका एवोल्यूशन, किस तरीके से कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और रीजनलिज्म इवॉल्व हुआ है स्पेशली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कि ऐसी क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे, क्या ऐसी स्कीम्स लेकर आए गए जिसकी वजह से इंडिया में सेकुलरिज्म बढ़ा, इंडिया में कम्युनलिज्म डिक्रीज हुआ, रीजनलिज्म बढ़ा। तो बढ़ा है या घटा है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। एवोल्यूशन, फिर है डिफरेंट रीजंस फॉर द एवोल्यूशन, कि इंडिया में रीजनलिज्म अगर है, इंडिया में कम्युनलिज्म अगर है, तो उसके क्या रीजंस हैं, क्या उसके सोशल रीजंस हैं, क्या उसके पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्या उसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, जोग्राफिकल रीजंस हैं, तो वो सब हमें रीजंस करने हैं डिटेल में हर एक के रिगार्डिंग। क्योंकि अगर आपको रीजंस पता है तो अगर आपको चीज़ सॉल्व करनी है, इसका मतलब आप उन रीजंस के बेसिस पर सॉल्व करोगे फिर। तो एक बार अगर कॉज पता लग गया तो फिर उसको सोल्यूशन कैसे निकालना है वो पता लग जाता है बेसिकली हमें। ठीक है, फिर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कि क्या सोसाइटी पर इम्पैक्ट पॉजिटिव है कम्युनलिज्म का, नेगेटिव है, सेकुलरिज्म का पॉजिटिव या नेगेटिव, रीजनलिज्म का पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सब डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। एंड लास्ट में है आपका कंटेम्प्रेरी इश्यूज, फॉर एग्जांपल आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपका ट्रिपल तलाक वाला इशू है ना। तो ये सब जो जितने भी आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो हम लोग इसमें सभी में डिस्कस करेंगे कि भाई डिफरेंट सेकुलरिज्म के हिसाब से, डिफरेंट कम्युनलिज्म के हिसाब से कौन कौन से नए इश्यूज अभी जनरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रीजनलिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की जा रही है कि भाई हम लोग इस एरिया में रहते हैं, इस वजह से हमें रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का हिस्सा बनाओ। कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर डिफरेंट कास्ट विच आर कंसिडर्ड टू बी डोमिनेंट कास्ट, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिनका पॉलिटिकल स्फीयर में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल दे आर डिमांडिंग द रिजर्वेशन। फॉर एग्जांपल हरियाणा में जाट, फॉर एग्जांपल आपके महाराष्ट्र में मराठास। तो ये बेसिकली क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंट डोमिनेंट कास्ट आर डिमांडिंग द रिजर्वेशन, तो वो डिस्कस करेंगे क्योंकि सारे आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसमें ये डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। पॉपुलेशन डिबेट देखेंगे कि भाई इंडिया में अगर हाई पॉपुलेशन है तो फिर उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडिया पर, और अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। पॉजिटिव है तो फिर उसको कैसे हार्नेस करना है, और अगर नेगेटिव है तो पॉपुलेशन को कैसे डिक्रीज करना है। तो डिबेट देखेंगे इसमें बेसिकली कि वाई दी हाई पॉपुलेशन इज डिजायरेबल एंड वाई नॉट द हाई पॉपुलेशन इज नॉट डिजायरेबल। एक तो ये डिस्कस करेंगे। फिर आपका फैक्टर्स इंडिकेटिंग दी पॉपुलेशन चेंज, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी। फर्टिलिटी बेसिकली कितने बर्थ रेट ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट कितना ज़्यादा है, और माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन है या फिर आपका डिफरेंट कंट्रीज़ में माइग्रेशन है। तो इंटरनल माइग्रेशन प्लस एक्सटर्नल माइग्रेशन, उसके क्या कॉजेज़ हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग। कि मोर्टेलिटी में जैसे फॉर एग्जांपल आपका IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्यों है, ऐसे क्या रीजंस हैं, और अगर ज़्यादा ये रहता है तो उसके अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे ऑन द फैमिली, ऑन द विमेन एंड ऑन द चिल्ड्रन एंड ऑन द सोसाइटी एज अ होल। और माइग्रेशन में व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, कि क्या कोई पुश फैक्टर है जिससे आपको माइग्रेट करने के लिए मतलब माइग्रेट करना पड़ रहा है, पुल फैक्टर्स, कि कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो, जो भी चीज़ें आप अपने लिए चाह रहे हो, फैसिलिटीज़ अपने लिए चाह रहे थे, वो सारी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो व्हाट आर द पुश फैक्टर, व्हाट आर द पुल फैक्टर्स, व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो ये सब चीज़ें जितनी फैक्टर्स होंगे हमारे विच आर एप्लीकेबल फॉर द पॉपुलेशन चेंज, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट सेक्शंस, कि भाई चाइल्ड के रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, वो चाइल्ड जैसे चाइल्ड मैरिजेज है, चाइल्ड लेबर है, तो इन सबको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, डिस्कस करेंगे। ओल्ड एज की क्या इश्यूज़ हैं, कि भाई क्या उनको ढंग से जो हेल्प है वो मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, और क्या कॉजेज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से इंडिया में ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, और ऐसे क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जिन्होंने इस सफरिंग को रोकने के लिए कुछ काम किया है। तो दैट ओल्ड एज करेंगे। डिसेबल्ड करेंगे, डिसेबल्ड के रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी निकाल कर लेकर आया है गवर्नमेंट, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान, डिफरेंट आपका जो एक एक्ट है पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एक्ट, उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें लिमिटेशंस हैं, क्या उसके प्रोविजंस हैं, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसजेंडर्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी पॉलिसी सरकार लेकर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग दी राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपका जुवेनाइल बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि जो प्रॉब्लम्स ऑफ जुवेनाइल है वो उसके साथ में हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, तो डिफरेंट जो भी आपके वल्नरेबल सेक्शंस हैं पॉपुलेशन के, चाहे वो SC है चाहे वो ST है, वो सब एक्सेट्रा में आ गए। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई कौन से वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को एम्पावर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो वो डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहाँ पर आपकी कंट्री में जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, मीन्स द नंबर ऑफ यूथ इज़ मोर इन इंडिया इन योर कंट्री एज कम्पेयर टू द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो उसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और दूसरा आपका होता है आपका लॉन्गेविटी डिविडेंड, जहाँ पर आपकी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द यूथ पॉपुलेशन। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कहाँ पर किस तरीके से यूथ पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर नेशन एंड हाउ द ओल्ड एज पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर नेशन। तो लॉन्गेविटी डिविडेंड करेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड करेंगे, इनके रिगार्डिंग इश्यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट में करेंगे हम लोग पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया स्पेशली ईयर 2000। ठीक है, तो 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी है वो क्या है, बेसिकली इंडिया में 2 चाइल्ड पॉलिसी के रिगार्डिंग अभी एक एक्ट आने वाला है, एक बिल है बेसिकली जो पास नहीं हुआ है अभी तक। तो वो बिल क्या कहता है, वाई द 2 चाइल्ड पॉलिसी इज अ डिजायरेबल स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया and how the 2 child policy can have the long term negative consequences for the population of India। तो कोई भी एक्ट आ जाए उसके नेगेटिव भी देखने हैं आपने, उसके पॉजिटिव भी देखने हैं। सोसाइटी एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पर आपको अपने इमोशंस काबू में रखने हैं। अगर मैंने बोला है कि भाई विमेन की एक्सप्लॉयटेशन होती है मेल के थ्रू, तो फिर ऐसा नहीं समझना कि भाई हर जगह ऐसा होता है।
बट दीज आर द इंस्टांसेस जो पूरे डिटेल में हम देखेंगे कि भाई डिफरेंट सर्वेज, डिफरेंट स्कीम्स ये बताती हैं कि भाई ये चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो किसी को थोड़ा सा ऐसे हाइपर होने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये चीज़ क्यों बोल दी है। तो हर चीज़ के दो पहलू है, दोनों पहलू को करेंगे, हर एक पहलू को पॉजिटिव पहलू भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे, और लास्ट में वे फॉरवर्ड भी देंगे कि कंक्लूजन किस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये डिटेल में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका अर्बनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द अर्बनाइजेशन? इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज इज कॉल्ड द अर्बनाइजेशन। टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन, जहाँ पर ज़्यादा सिटीज़ हो गई हैं, ज़्यादा सिटीज़ नहीं हो गई हैं एक ही सिटी में, बट जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, दैट इज़ द ओवर अर्बनाइजेशन। फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो ये आपकी ओवर अर्बनाइज्ड सिटी हैं। फिर टाइप्स आते हैं आपके सब अर्बनाइजेशन, जब एक सिटी के अराउंड कुछ और सिटीज़ भी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एनसीआर, दिल्ली के अराउंड गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, ये सब अब डेवलप हो रहे हैं, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब अर्बनाइजेशन, SUB। और फिर लास्ट में आपका इसमें आता है काउंटर अर्बनाइजेशन, जहाँ पर अब अर्बन एरियाज़ में जो कंडीशंस है वो बहुत अच्छी नहीं रही हैं, और अल्टीमेटली आपको रूरल एरियाज़ में शिफ्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन दैट अर्बन सिटीज़। दैट इज़ द काउंटर अर्बनाइजेशन, जहाँ पर अर्बन एरिया से अब रूरल एरिया में लोग माइग्रेट कर गए हैं। उसके क्या कॉजेज़ रहेंगे, क्या सोशल कॉजेज़ हैं, क्या पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, क्या जोग्राफिकल कॉजेज़ हैं, वो सब इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, अगर अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती है इंडिया में तो उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, उसका इम्पैक्ट ऑन फैमिलीज़, उसका इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अर्बन एरियाज़ में लोग जाते हैं तो फिर कास्ट सिस्टम में इतना बिलीव नहीं करते हैं। क्वेश्चन जैसे इस तरीके से आते हैं कि भाई कास्ट सिस्टम इज स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया बट नॉट दैट मच प्रेवलेंट इन अर्बन एरियाज़ जितना रूरल एरियाज़ में है। तो व्हाट आर द कॉजेज़ कि भाई जिस वजह से कास्ट सिस्टम अब अर्बन एरियाज़ में इतना एप्लीकेबल नहीं है, तो वो डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ अर्बनाइजेशन अगर हो जाती है तो उससे एनवायरनमेंट को क्या हानि पहुंचती है, क्या स्लम की डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना पड़ता है, क्या नए नए इश्यूज़ उन लोगों के साथ आते हैं, और अल्टीमेटली आपका सोशो कल्चरल इम्पैक्ट, सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अर्बन एरियाज़ में ऐसा होता है लोग आपस में जानते ही नहीं दूसरे को, पड़ोस में कौन रह रहा है किसी को पता ही नहीं होता, नाम ही नहीं पता होता अपने पड़ोसी का, पड़ोसी के बच्चों का नाम नहीं पता होता। तो दीज आर सम सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स जहाँ पर आपको सेल्फ एलिनेशन की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि भाई मेरी किसी से बातचीत ही नहीं हो रही है। तो इसमें डिस्कस करेंगे अर्बनाइजेशन में, इसको हम देंगे एक दिन में सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। नेक्स्ट आपका पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़। पॉवर्टी कंसेप्ट क्या है इंडिया में, वाई पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, अप्रोचेस टू स्टडी दी पॉवर्टी। एक अप्रोच है आपकी न्यूट्रिशनल अप्रोच, वन इज़ दी न्यूट्रिशनल अप्रोच, जहाँ पर आप ये देखते हैं कि भाई अगर जिस पर्सन को ढंग से काम करने के लिए न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स ही और शी इज़ न्यूट्रिशनली पुअर, तो वो न्यूट्रिशनल अप्रोच होएगी स्टडी करने के लिए पॉवर्टी को। और दूसरा होता है आपका रिलेटिव डेप्रीवेशन अप्रोच, जहाँ पर आप फोकस सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे नहीं करते, न्यूट्रिशनल डिमांड्स पे नहीं करते हैं, आप ये भी देखते हैं कि भाई क्यों इस एरिया के लोग ज़्यादा गरीब हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरियाज़ के लोग। रिलेटिव डेप्रीवेशन का मतलब यही होता है कि आप एब्सोल्यूट टर्म्स में तो अमीर हो लेकिन आप किसी और से ज़्यादा गरीब हो, तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि भाई आप उससे ज़्यादा गरीब हो। तो उसमें डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस, न्यूट्रिशनल अप्रोच एंड व्हाट इज़ द रिलेटेड डेप्रीवेशनल अप्रोच। नेक्स्ट आपका इंडेक्सेस टू स्टडी पॉवर्टी, HDI इसमें करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करेंगे, MPI, तो SECC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करेंगे इसमें। तो ये सब जो जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडेक्सेस चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई इंडेक्स आपका विमेन के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई इंडेक्स आपका किसी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हो, ट्रांसजेंडर्स के रिगार्डिंग हो, या फिर डिफरेंट कोई भी सेक्शन अगर सोसाइटी है, अगर कोई इंडेक्स बता रहा है कि भाई इस एरिया के लोगों का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसके क्या कॉजेज़ हैं और अल्टीमेटली उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। डिफरेंट इंडेक्सेस के साथ साथ हम लोग करते चले जाएंगे इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द सोशल कॉज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द इकोनॉमिकल कॉज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द सोशो कल्चरल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ऐसे क्या रीजंस हैं जी कि लोग पुअर ही रह रहे हैं,
ठीक है, तो क्या ये इसका कॉजेज है, इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी अगर है तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन नहीं है तो हेल्थ अच्छी नहीं हो पाती, हेल्थ अच्छी नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, और अल्टीमेटली फिर से आप गरीब ही हो। तो ये अल्टीमेटली एक विशेष साइकिल है जो पॉवर्टी की वजह से इम्प्लीकेटेड है। तो ये और इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये तो एक ही हम लोगों ने देखी है अभी, और भी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं वो हम इसमें जब एक टॉपिक करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट मेजर्स, जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट मेजर्स हैं वो किस तरीके से इंडिया में गरीबी को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, एंड हाउ मच दे आर सक्सेसफुल इन नेचर। कौन सा ऐसा प्लान पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए चलाया गया और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हुआ, तो वो सब हम सारे जो प्रोविजंस हैं वो देखेंगे कि कौन सा सक्सेसफुल हुआ, कौन सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेसफुल हुआ तो वो क्यों हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ। तो कोई भी जो टॉपिक है उसका क्या, क्यों और कैसे हम लोग सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट आपका इश्यूज रिलेटेड टू हंगर, हेल्थ एंड एजुकेशन। इशू रिलेटेड टू हंगर, हेल्थ एंड एजुकेशन, फॉर एग्जांपल आपका हिडन हंगर, जहाँ पर आपको काम करने के लिए ताकत तो आ रही है खाना खाने से, लेकिन जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो आप लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। पेट तो भर गया है लेकिन जो आपकी बॉडी की ग्रोथ होनी है बाय द यूज़ ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स वो आपको नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब आप हंग्री तो नहीं हो बट आप हिडनली हंगर हो, हिडनली हंग्री हो, क्योंकि आपके पास मिनरल्स और विटामिन की कमी अभी भी है। तो हिडन हंगर का कंसेप्ट देखेंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ देखेंगे 2017 वाली, अभी एक और नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ रही है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपका एजुकेशन के रिगार्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के क्या इश्यूज़ हैं, क्यों ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं है, सेकेंडरी के क्या इश्यूज़ हैं, टर्शरी के क्या इश्यूज़ हैं, तो वो अलग अलग एजुकेशन सिस्टम के ना अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। जो प्राइमरी के इश्यूज़ होंगे वो टर्शरी के नहीं होंगे, क्योंकि डिफरेंट ही अप्रोचेज़ हैं दोनों तीनों की, तो फिर हर एक के लिए अलग अलग अप्रोच हम लोगों को पढ़नी है। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, टर्शरी एजुकेशन के लिए क्या तो इश्यूज़ हैं और साथ में सरकार ने क्या काम किया है उन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे अपने 2 दिन, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैंने हर एक टॉपिक के साथ में दिन लिखे हुए हैं ताकि हमारे पास एक ही अप्रोच रहे, ताकि हमें कितने दिन में क्या चीज़ कवर करनी है ये हमारे पास एक पूरा प्रॉपर प्लान हो। ऐसा नहीं हो कि भाई आज कुछ चल रहा है कल कुछ चल रहा है। तो टॉपिक जो होगा वो पूरा कवर करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जंप करेंगे। तो अभी तक के लिए आप लोग इतना ध्यान में रखना है कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द सिलेबस, और उन टर्म्स ऑफ सिलेबस को आपने कैसे यूज़ करना है बाय आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टॉपिक्स इन द न्यूज़पेपर, और वो किस तरीके से आपके किस टॉपिक में फिट बैठेंगे वो आपने देखना है। सिलेबस को रट्टा मारना ही मारना है, बैठ के देखना है कि भाई कितने टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स में अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसमें ये डिटेल में हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया है सारे के सारे, चाहे पॉपुलेशन वाला हो, चाहे पॉवर्टी वाला हो, चाहे फीचर्स वाला हो, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो सिलेबस और सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोगों ने अभी ज़्यादा डिस्कस किया है। अभी हम ये देखते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। चलो, पहला टॉपिक है आपका सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके रिगार्डिंग 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल कम से कम एक क्वेश्चन इस पर आ ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में अभी रिसेंटली जैसे क्वेश्चन आया था, हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी, कि क्या इंडिया में जो मल्टी कल्चरलिज्म अवेलेबल है, डिफरेंट कल्चर के लोग अगर रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या इस वजह से इंडिया में कास्ट का जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो गया है। इलेबोरेट योर आंसर विद इलस्ट्रेशंस। देखो इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई कास्ट सिस्टम क्या ख़त्म हो गया है, तो आपने ये लिखना कि हाँ ख़त्म हो गया, तो आपने दोनों चीज़ें लिखनी है कि भाई हाँ रेलेवेंस ख़त्म हुआ भी है, एग्जाम्पल्स दे देंगे, रेलेवेंस ख़त्म नहीं हुआ उसके एग्जाम्पल्स दे देंगे, और अल्टीमेटली पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि कास्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है इंडिया में विच आर डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, विच एक्सप्लॉइट्स द लोअर कास्ट पीपल। तो कास्ट सिस्टम कभी भी जो है जस्टिफाइबल नहीं हो सकता है अनटिल अनलेस इट इज़ प्रमोटिंग द हार्मोनियस बैलेंस, तभी जस्टिफाइबल है, अगर अदरवाइज इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन मार्क है, हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, तो पॉजिटिव भी मतलब रेलेवेंस
खत्म हो गया उसके पॉइंट्स भी लिखेंगे, नहीं हुआ उसके पॉइंट्स भी लिखेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है। आपने कोई स्टैंड नहीं लेना है, आपने दोनों ही चीज़ें लिखनी है। हर क्वेश्चन में इस तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में एग्जाम्पल्स बहुत हमने डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन के साथ में एक एग्जाम्पल डालना ही डालना है। जो आप अपनी रियल लाइफ में देखते हो ना एग्जाम्पल्स, वो आप इजीली कोट कर सकते हो पेपर में, तो उसके ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो जितनी आपका एक्सपीरियंस रहेगा आपका अराउंड द लाइफ का, वो अगर आप उसमें कोट करोगे तो दैट वुड बी मोर मार्क्स फेचिंग, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल आपने जो मैंने पढ़ाया वही आप बिल्कुल एज इट इज़ चेप कर आ गए, तो फिर सब ने वो लिखा होगा क्या पता, है ना। तो फिर हो सकता है ऐसा, तो आपकी क्रिएटिविटी भी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग एक तो हम क्या काम करेंगे जब टॉप मॉड्यूल करेंगे हम लोग, एक तो हम लोग हर दिन 2 क्वेश्चंस लिखेंगे। एक क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर का होगा और एक क्वेश्चन होगा जो मैं आप लोगों को दूंगी। तो आपने हर एक क्लास के बाद जो 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगी वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, और जितने वर्ड्स का बोला जाएगा उतने ही वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स कम भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप पेपर पूरा करना है। वहाँ पर 20 क्वेश्चंस पूरे करने हैं 3 घंटे में, तो जितनी टाइम लिमिट है, जितनी वर्ड लिमिट है, उसको ही फॉलो करना, उससे आगे पीछे मत होना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस हम लोग हर रोज़ डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक हम लोग कर रहे होंगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क की तरह रहेगा कि आपने वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली कि भाई इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना था, तो वो तो चलो जेन्युइन सी बात है, वो तो करनी ही है। तो इस तरीके से आपने देखना है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया पर जो दूसरा टॉपिक है हमारा, उसमें क्वेश्चन आया हुआ 2017 में आया हुआ है। 2017 में 2 क्वेश्चन आए हुए इसी के रिगार्डिंग में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड that the regions form cultural units rather than the states। अलग अलग स्टेट्स में, पूरे इंडिया में कुछ डिफरेंट रीजनल ऐसे एरियाज हैं जिनका अलग कल्चर है। ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट का अपना कल्चर हो, हर स्टेट के अंदर डिफरेंट रीजन्स भी ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बता रहा है कि इन द कंटेक्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड दैट द रीजन्स फॉर्म कल्चरल यूनिट्स रादर देन द स्टेट्स, कि क्या आपको लगता है ऐसा, और गिव रीजंस। और अगर लगता है, अगर आप सच्ची मान रहे हैं इस बात को, तो इसके रीजंस दे दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो उसके रीजंस दे दो। और अल्टीमेटली विद एग्जाम्पल्स फॉर योर व्यू पॉइंट, एग्जाम्पल्स आपने खुद देने हैं ऑफ योर व्यू पॉइंट। डिफरेंट आप एरियाज़ में जब आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो ना पॉइंट्स दिमाग में आते चले जाएंगे। जैसे जैसे क्लासेस हम लोग करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको डिफरेंट एरियाज़ में ऑब्जर्वेशन जो पावर है वो बढ़ेगी आपकी। बट आपने बस ध्यान में रखना है कि भाई आपने प्रोफाउंडली और बहुत ज़्यादा सिंसियर तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक बात है। तो 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन जैसे है, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज़ नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, बट इट वॉज ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एट द प्रेजेंट। इलैबोरेट। सिंपल इसमें पूछा गया है कि भाई स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस और लव, कि भाई पुराने टाइम में तो ये था ही था, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में भी कैसे अवेलेबल है, तो आपने अवेलेबल है वो भी बताना है। और आपने एक पैराग्राफ उसका भी लिखना है कि भाई अभी भी स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस या फिर लव इतना इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। डिफरेंट राइट्स हम लोग देखते हैं, डिफरेंट लोगों के बीच लड़ाई देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती हैं, अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस की जाती है। तो ये स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस या फिर लव अभी भी इंडिया में ढंग से इंटीग्रेट नहीं हो पाया है। तो हर चीज़ के दोनों ही पैरामीटर्स हम लोगों को लिखने ही लिखने हैं, पूछे गए हैं चाहे नहीं पूछेंगे फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन आपने दोनों तरीके से लिखना है, उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी लिखोगे, नेगेटिव चीज़ें भी लिखोगे, उसको उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करोगे और उस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के बाद अल्टीमेटली कंक्लूड भी करोगे। हम जब 3-4 क्वेश्चन लिख लेंगे ना ऐसे ऐसे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है अपने आंसर का, ठीक बात है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18 में क्वेश्चन आया है, 17 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, जैसे एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। अगर वुमेन एम्पावर्ड होगी तभी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया थोड़ी सी कम होगी, डिस्कस करना है। तो इसमें आपका सोशल एम्पावरमेंट वाला भी टॉपिक इंक्लूड होगा, विमेन वाला टॉपिक भी इंक्लूड होगा और साथ में पॉपुलेशन वाला टॉपिक भी इंक्लूड होगा, तभी जाकर हम लोग एक हॉलिस्टिक आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो तीनों का हम इंटीग्रेट करके देखेंगे कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ें हमें कहाँ लिखनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है ना, ये आप लोग अगर पढ़ना
कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अटेम्प्ट अगर करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट मैं भी करवाऊंगी। आपका बस काम इतना है कि आपने डिफरेंट जितने भी ये इश्यूज़ हैं ना, डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ सिलेबस है, उसके किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है और अल्टीमेटली उसमें से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, कि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई किस तरीके से हमें उस टॉपिक को टैकल करना है, कि टॉपिक जो है करंट बेस्ड आ रहे हैं या टॉपिक स्टैटिक बेस्ड आ रहे हैं। तो जैसे इसमें तो सिर्फ स्टैटिक वाला पोर्शन ज़्यादा है विमेन वाले पोर्शन में। अगर हम देखें पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ वाला, इसमें क्वेश्चन आया था अभी, कोविड-19 पेंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी इन इंडिया। कोविड-19 की वजह से इंडिया में जो क्लास इनक्वालिटीज़ है, मतलब जो आपका इनकम बेसिस पर इनक्वालिटी है, अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, एक तो वो बढ़ गया है और साथ में इंडिया में पॉवर्टी भी बढ़ गई है। तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है। तो आपने ये बताना है कि हाउ द कोविड-19 वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द क्लास इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी इन इंडिया। और साथ में ये भी लिखना है कि भाई कोविड-19 की पेंडेमिक से बचने के लिए क्लास इनइक्वालिटीज़ ना डेवलप हो, पॉवर्टी ना हो, उसके लिए सरकार ने क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एप्लीकेबल करी थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, सभी लोगों को 500-500 रुपीज़ दिए गए थे। तो ऐसे कुछ जो मेजर्स हैं वो भी आपने लिखने हैं कि भले ही इनइक्वालिटी बढ़ी लेकिन उसको टैकल करने के लिए कुछ हमने इनिशिएटिव भी लिए। ऐसी बात नहीं कि बस हम इनइक्वालिटीज़ आई और हमने उसको इग्नोर कर दिया, ज़रूरी नहीं है ऐसा हमेशा। ठीक है, तो करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, जो भी चीज़ न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आ रही हो, जैसे कोरोना है, कोविड-19 है, इसके रिगार्डिंग आपको पॉलिटिकल में भी GS2 जो है उसमें क्वेश्चन आ सकता है, GS3 में क्वेश्चन आ सकता है, GS1 में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो GS1 में तो इस तरीके से आएंगे या आएंगे जिसमें आपका पॉवर्टी पर, विमेन की हेल्थ पर, जिसमें आपका माइग्रेंट्स के इश्यूज़ पर कोविड-19 का इम्पैक्ट पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता था कि हाउ द कोविड-19 पेंडेमिक ने एक्सेलरेट कर दिया द इश्यूज़ ऑफ माइग्रेंट्स इन इंडिया, कि हम लोगों को पहले पता ही नहीं था कि जो इंडिया माइग्रेंट्स हैं वो किस तरीके से सफ़र कर रहे थे। और जैसे ही पेंडेमिक आई तो हम लोगों ने देखा कि भाई माइग्रेंट्स की जो सिचुएशन थी, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए उनकी कंडीशन सुधार करने के लिए, और गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपने देखना है कि भाई कैसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले, और साथ में ये प्रेडिक्शन भी करनी है कि भाई कैसा क्वेश्चन आ सकता था, या फिर अभी नहीं आया तो क्या पता अगले साल आ जाए। तो हमारा काम यही रहेगा कि भाई पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए हैं, उस पैटर्न के बेसिस पर हमें ये देखना है कि भाई अगले साल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तभी आपकी तैयारी पूरी हो पाएगी, अदरवाइज प्रीवियस ईयर तो सभी करेंगे, सब बच्चे करके जाएंगे। आपको एज तभी मिलेगी जब आप क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना शुरू करोगे बाय द न्यूज़पेपर। ठीक बात है, तो हम लोग टॉपिक के साथ डिस्कस करते चले जाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम करेंगे साथ में। फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन, इसमें 2017 में क्वेश्चन आया था, 18, 19, 20 में नहीं आया, तो क्या पता 2021 में आ जाए। तो अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, कोविड-19 की वजह से अर्बनाइजेशन का क्या जो कॉजेज़ है या फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट फील हुआ। तो वो सब चीज़ें जो भी हैं हम लोग हर टॉपिक के साथ में क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे जो अगले साल आ सकते हैं। तो वही हम लोगों ने देखा कि होमवर्क 2 तरीके के होंगे आपके। एक क्वेश्चन होगा जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट होगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, और दूसरा जो अगले साल आ सकता है। तो जो आया हुआ है, जो आ सकता है, तभी अगर आप ये दोनों टैकल कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका ये जो सोसाइटी वाला मॉड्यूल से क्वेश्चन अगर आएगा तो यू विल बी एलिजिबल टू राइट अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था आपके आंसर का। तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी वो अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। फिर आपका इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी, इसमें कुछ क्वेश्चंस देखो किस तरीके से पूछे गए। 2020 में क्वेश्चन आया है इसमें, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कि क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया की जो डाइवर्सिटी, इंडिया का जो प्लूरलिज्म है वो अंडर दी थ्रेट है। अगर हाँ है तो उसकी रीजंस दे दो, नहीं है तो उसकी रीजंस दे दो। अल्टीमेटली कंक्लूड कर दो कि भाई किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अच्छे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। हमेशा ज़रूरी नहीं कि भाई नहीं हो और हमें ज़रूरी नहीं कि हो, तो आपने दोनों डिस्कस करने हैं इसमें। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, जस्टिफाई और आंसर है बस, कि आपने अगर लिखा है कि भाई हाँ होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस पर इम्पैक्ट, तो इसके जस्टिफिकेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर लिखने हैं हर क्वेश्चन में, एग्जाम्पल्स के बिना बात नहीं बनेगी। एग्जाम्पल चाहे अपनी रियल लाइफ के लिख लो, चाहे फिर रट्टा मार लो।
रट्टा मारने के लिए इसलिए सजेस्ट नहीं कर रही मैं, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं क्वेश्चन इस तरीके से ही आए, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है ना। तो आपको माइंड को इस तरीके से अपना ट्रेन करना है कि भाई कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको मतलब टैकल करने में आसानी हो, उसमें आपको ये नहीं लगे कि भाई ऐसा क्वेश्चन तो पहली बार सुना है। ठीक है, तो उसके लिए रिगार्डिंग हम चीज़ें देखेंगे। कम्युनलिज्म पर क्वेश्चंस आए हैं। फॉर एग्जांपल, कम्युनलिज्म अराइजेज आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रीवेशन, आर्ग्यू बाय गिविंग सूटेबल इलस्ट्रेशंस बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन क्लियर है कि भाई कम्युनलिज्म अराइज होता है या तो क्यों, पावर स्ट्रगल की वजह से, जब आप वोट को गार्डर करना चाहते हो, वोट लेना चाहते हो लोगों से, और जब आप पॉलिटिक्स खेलते हो इस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग द कम्युनलिज्म, तभी अराइज होता है कम्युनलिज्म। या फिर इट इज़ अराइजेज ड्यू टू द रिलेटिव डेप्रीवेशन, जब एक रिलीजन के लोगों को ये लगता है कि उनकी डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से नहीं हुई है जितनी डेवलपमेंट किसी और रिलीजन के लोगों की हुई है, देन दे फील द रिलेटिव डेप्रीवेशन, कि हम लोग इन रिलीजन के लोगों से पीछे रह गए और हमें अपनी सिचुएशन सुधारने के लिए चीज़ें और करनी पड़ेंगी, तब कम्युनलिज्म अराइज होता है। एंड आर्ग्यू बाय द गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं, आपको एग्जाम्पल इसके भी देने हैं कि पावर स्ट्रगल की वजह से, पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की वजह से किस तरीके से कम्युनलिज्म आता है, और अल्टीमेटली रिलेटेड डेप्रीवेशन की वजह से कम्युनलिज्म कैसे डेवलप करता है। दोनों के ही आपने देने हैं, जस्टिफिकेशन देनी है, आपने एक चूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर में जो दो चीज़ें पूछी गई हैं दोनों को पहले डिफाइन करो और अल्टीमेटली उनके एग्जाम्पल्स देकर आगे बढ़ो और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यही एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली पेपर अटेम्प्ट करने का। तो इस पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सोशल एम्पावरमेंट पर क्वेश्चन आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। हमने वुमेन वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, एम्पावरमेंट वाले पर भी क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसमें सोशल एम्पावरमेंट और वुमेन वाला टॉपिक जो आपस में इंटीग्रेट हो गया है ना, तो दोनों को ही हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोग हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से ये वाला टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड है और आप किस तरीके से किस चीज़ को कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दैट विल टेक प्रैक्टिस अगर आप करोगे अभी हर क्वेश्चन की, हर क्लास के बाद दो क्वेश्चंस की, तो यू विल बी ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म। ठीक है, रीजनलिज्म, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, डू यू अग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया appears to be a consequence of rising cultural assertiveness, जहाँ पर कल्चर को असर्ट किया जाता है, कल्चर को डोमिनेट किया जाता है अपने वाले, तो क्या उसकी वजह से रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी कॉन्सिक्वेंस, कि क्या जिस एरिया में उसके जो लोग रहते हैं उनका जो कल्चर है, अगर वो उस कल्चर को असर्ट करते हैं और लोगों के ऊपर, तो उसकी वजह से इंडिया में रीजनलिज्म की जो थिंकिंग है वो जनरेट होती है। तो क्या ये सही है? डू यू अग्री? तो अगर आप अग्री करते हो तो फिर उसकी एग्जांपल्स दो, अग्री नहीं करोगे तो उसकी एग्जांपल्स दे दो, और अल्टीमेटली दोनों को कंक्लूड करके एक पॉजिटिव सा न्यूट्रल सा आंसर लिख दो। तो यही बेसिकली अपनी अप्रोच रहेगी जिसमें हम लोग दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि वाई द रीजनलिज्म इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस एंड वाई रीजनलिज्म इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग द कल्चरल असर्टिवनेस। डिस्कस दोनों ही पहलू डिस्कस करने ही, मैंने हमेशा कहा है। डू यू अग्री का मतलब ये नहीं कि आपने एक स्टैंड लेना है, आपने दोनों एग्जांपल्स देने, लास्ट में स्टैंड लेना कंक्लूड करने के लिए। ठीक बात है। सेक्युलरिज्म पर क्वेश्चन आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अभी क्वेश्चन है 2020 वाले में, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस सप्रेस रीजन्स लीडिंग टू ऑब्सक्यूरिटरिज्म। मतलब अगर आपके जो कस्टम्स हैं, आपके जो ट्रेडिशन है, दे सप्रेस द रीजन मतलब लॉजिक, रैशनैलिटी, इसको सप्रेस करते हैं। आपका जो कस्टम है अगर ये कहता है कि भाई आपको ये चीज़ें ही करनी है, क्यों करनी ये नहीं बताता, तो इसका मतलब उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो कस्टम और ट्रेडिशन क्या करते हैं? सप्रेस द रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म। ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब होता है प्रगति विरोधक, मतलब आपका जो एक ग्रोथ है उसमें ये बाधा बन जाते हैं। कौन बाधा बन जाते हैं? कस्टम और ट्रेडिशन बाधा बन जाते हैं। तो डू यू अग्री? क्या आपको लगता है कि कई कस्टम्स ऐसे हैं, कई ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो आपकी लॉजिकलिटी को, आपकी रैशनैलिटी को डिक्रीज कर देते हैं और आपको आगे ग्रो करने से रोकते हैं? तो उसके कस्टम्स के एग्जांपल्स देखो। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, ज़रूरी नहीं है हमेशा कस्टम्स ट्रेडिशन की वजह से आपकी रैशनैलिटी हैम्पर हो, तो उसके एग्जांपल्स हमने देखने हैं। और अल्टीमेटली कंक्लूजन में लिखना है कि भाई कस्टम, ट्रेडिशन और सभी का एक हार्मोनियस बैलेंस बना होना चाहिए ताकि इंडिया में डाइवर्सिटी भी मेंटेन हो और सिंपल होमोजेनाइजेशन ना हो जाए।
है ना, रीज़न के बेसिस पर ऐसा ना हो कि भाई सबकी थिंकिंग सेम कर दिया आपने। तो वो बेसिकली डिस्कस करेंगे हम लोग सेकुलरिज्म वाले में। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, ये बताने का मकसद है बेसिकली। ठीक है, चलो सोर्सेज टू स्टडी। पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना आपने क्या क्या है, पहली बात तो क्लास 11th की एनसीईआरटी है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, वो आपने पढ़नी है। मैं बताऊंगी आपने कौन चैप्टर कौन से टॉपिक के बाद करना है। आप चाहते हो एक बार रीडिंग मारना तो बहुत अच्छी बात है, रीडिंग मार लो, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आई विल टेल कि भाई किस टॉपिक के साथ में कौन सा चैप्टर आपने पढ़ना है। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी है, एक क्लास 12th की एनसीईआरटी है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, तो वो आपने पढ़नी है। ये 2 एनसीईआरटीज़ हैं जो बेसिकली आपने डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ के चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। तो आप अगर चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कि भाई किस कंटेक्स्ट में पूछे गए हैं। तो कंटेक्स्ट और चैप्टर्स आपने वहाँ से पढ़ने हैं, साथ में क्लास नोट्स जो मैं आप लोगों को दूंगी ऑब्वियसली। तो जो वो पीडीएफ है, आपके पीडीएफ इस तरीके से आपने देखना है जहाँ पर आप इन चैप्टर्स को भी इंटीग्रेट कर सको, टॉपिक के साथ में आप ये देख सको कि भाई ये वाला जो टॉपिक है वो क्लास नोट्स में ऐसे डिस्कस किया गया है, एनसीईआरटी में ऐसे डिस्कस किया गया है। तो आपके पास डिफरेंट अप्रोचेज हो जाएंगी किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो तीनों आपने पढ़ने हैं, और साथ में न्यूज़पेपर तो है ही है, न्यूज़पेपर फॉर द डिफरेंट एक्ट्स एंड स्कीम्स विच आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंट वल्नरेबल सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल SC ST के रिगार्डिंग कोई एक्ट आया है, उनके राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई एक्ट आया है, विमेन की हैरेसमेंट को रोकने के लिए कोई नया एक्ट लेकर आया है गवर्नमेंट, सरोगेसी का कोई बिल आया है, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। तो कोई भी जो एक्ट है बेसिकली न्यूज़पेपर में अगर आपको दिखा है तो वो जो एक्ट है उसके क्या ओरिजिनल प्रोविजंस हैं और क्या अमेंडेड प्रोविजंस हैं, दोनों ही आपको देखने हैं। और वाई द अमेंडमेंट इज़ नेसेसरी, क्यों अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है अल्टीमेटली। ठीक बात है, तो वो डिस्कस करेंगे सारा इसमें। तो ये सोर्सेज बेसिकली हैं, अगर आप चाहो तो अभी आप रीडिंग मार सकते हो क्लास 11th की एनसीईआरटी को और क्लास 12th की एनसीईआरटी को, दैट इज़ अप टू यू। अदरवाइज हम चैप्टर के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ चैप्टर आप लोगों को बताती ही रहूँगी मैं, दैट इज़ तो क्लियर। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2020 में आए हुए हैं, ये टॉपिक वाइज नहीं है, ये सिंपल आपके ईयर वाइज हैं। ये 2020 वाले हैं, दीज आर ऑफ 2019, 2018, 2017। तो ये 4 साल का बेसिकली मैंने कवर किया है, क्योंकि इसी टाइम पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो आपका काम बेसिकली अभी इस क्लास के बाद ये है कि आपने 17, 18, 19 और 20 में जो भी 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक बार पढ़ना है और सोचना है कि भाई बेसिकली क्वेश्चन पूछा क्यों गया था, कि क्या ये क्वेश्चन स्टैटिक का क्वेश्चन है और क्या ये क्वेश्चन डायनामिक का क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है। बस आपका ये काम है, अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत करो, टॉपिक के साथ करते चलेंगे, बट कम से कम ये तो पता हो ना कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक बात है, तभी अल्टीमेटली हमारा पढ़ने का फ़ायदा पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली फिर चीज़ें पढ़ने के फ़ायदा ही कोई नहीं फिर तो आपका काम बेसिकली इस क्लास के बाद होमवर्क ये है कि आपने 17, 18, 19, 20 इन 4 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक बार पढ़ना है, देखना है कि वो स्टैटिक का है या डायनामिक का है, और आपने सिलेबस की जो भी टर्म्स मैंने डिस्कस करी हैं यहाँ पर उनको आपने देखना है कि क्या उनकी डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर है। डेफिनेशन ही की हम लोगों ने आज, क्योंकि डिटेल में तो हम लोग हर टॉपिक कल से डिस्कस करेंगे ही करेंगे वो तो। ठीक है, तो बस आप लोगों के लिए इतना होमवर्क है। बाकी आई ट्राई कि भाई जितने भी आपका टॉपिक्स हों, जितनी भी आपकी इश्यूज़ हों, वो चाहे करंट का हो चाहे वो स्टैटिक का हो, वो कवर हो जाए और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी ढंग से डेवलप करवा पाएँ, ताकि आप पेपर में क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए मतलब समर्थ हो, असमर्थ नहीं है, समर्थ हो, सामर्थ्य आपके अंदर आ जाए वो चीज़। ठीक है, तो आप लोगों को अपना होमवर्क पता है, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी, सोर्सेज क्या क्या है, टॉपिक्स को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया ओरिएंटेशन क्लास में अपनी। आगे अब जो क्लास लेंगे वो टॉपिक वाली क्लास होगी, जिसमें आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं साथ साथ। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे ये क्वेश्चंस हर रोज़ हर क्लास के बाद, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि भाई जब ये मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा तो आपको कुछ अपने आप में ग्रोथ दिखाई देगी, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर आप हर रोज़ क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो फिर जो अल्टीमेट ग्रोथ है वो नहीं होगी, आपकी ग्रोथ हमेशा कम रहेगी उस बच्चे से जिसने हर रोज़ वो 2 क्वेश्चन लिखे हैं। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है बाबू, तो फिर लग जाओ। तो जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करना,
डिस्कस भी हम लोग करेंगे अगली क्लासेस में, जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए होंगे। तो ओरिएंटेशन क्लास थी बेसिकली, क्या चीज़ें क्या हमने टैकल करना है, क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी, दैट वी डिस्कस्ड। तो अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।